हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और साथ ही साथ इस वीडियो में मिलेगा आपको इसका वन शॉट वीडियो भी। तो भैया आप देख लीजिए, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नीड में आए हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। जैसे ये आपके टॉप 10 क्वेश्चंस हो गए, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए आपके बचे हुए 20 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो भैया अगर आपने इससे पहले प्रिपरेशन कर लिया अच्छी बात है, और अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो भैया वन शॉट वीडियो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड करवा दिया था, तो मैं यहाँ पे ऐड अप करवा देता हूँ। तो एज अ रिवीजन पर्पस आप पूरे वीडियो को देख लोगे तो आराम से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पास हो जाओगे। पैनिक होने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं वीडियो को ऐड कर रहा हूं, आप पूरे वीडियोस को देखिए, एंजॉय कीजिए और अपना नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चंस है और ये वो 20 क्वेश्चंस का वन शॉट है। सो आप सब लोगों को ये दो पार्ट में मिलेगा। दिस इज पार्ट 1 एंड जो दूसरा है वो पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट के 10 क्वेश्चंस हम वन वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड फिर उसके बाद के जो 11 टू 20 क्वेश्चंस है हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एंड देखो समरी, देखो क्वेश्चंस जो है वो पूरे कंप्लीटली नहीं है, इट्स जस्ट द समरी ऑफ द क्वेश्चंस एंड उसके साथ उनके आंसर्स है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो बहुत ही इजी वे में लिखे हुए हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे में लिखे हुए हैं कि आप खुद भी रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। माई वर्क इज टू एक्सप्लेन ऑल द वर्ड्स जो कि लिखे हैं, विच आई विल डू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस के। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लेट्स सी वन बाय वन। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो डिस्क्राइब करते हैं द फाइनल क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर की फाइनल क्वालिटी कैसी है वो डिस्क्राइब की जाती है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस में डिस्क्राइब करते हैं हाउ द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे हुआ है। यहाँ पे प्रोडक्ट में क्वालिटी डिस्कस करते हैं, प्रोसेस में कि कैसे वो प्रोसेस डेवलप हुई है। ठीक है, अब आते हैं फिर से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में हम फोकस करते हैं एंड रिजल्ट पे। ठीक है, प्रोडक्ट के एंड रिजल्ट पे हम फोकस करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस में हम फोकस करते हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे। ठीक है, तो ऑन गोइंग एक्टिविटीज कैसे चल रही है उसमें हम फोकस करते हैं। अब जो तीसरी चीज है विच इज इवेल्युएटेड बाय, मतलब जो प्रोडक्ट है वो चेक किया जाता है यूजर्स एंड कस्टमर के थ्रू। ठीक है, कि कैसा है, सही है, नहीं है। और जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है वो किसके द्वारा इवैल्यूएट की जाती है, डेवलपर्स, मैनेजर्स, इन सब के थ्रू। अब जो नेक्स्ट है, हम कंसर्न रहते हैं प्रोडक्ट में कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोसेस में हम कंसर्न रखते हैं मेथड्स पे, टूल्स पे, प्रैक्टिसेस पे एंड सो ऑन। ठीक है, अब एग्जाम्पल अगर हम देखें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का तो रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट अगर हम प्रोसेस में देखें तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इफिशियंसी क्या है, प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है, रिपीटेबिलिटी क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हम फोकस करते हैं। तो ये है सिंपल डिफरेंसेस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के बीच में। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें हम करेक्टनेस भी देखते हैं। प्रोडक्ट की अगर सिंपली मैं बात करूं तो यहाँ पे हम करेक्टनेस भी देखते हैं कि सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस रिक्वायर होती है फंक्शन करेक्टनेस से, मतलब कितना करेक्ट है हमारा जो सॉफ्टवेयर है, वो कितना करेक्ट है, कितना करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अगर और रिलायबिलिटी भी चेक करते हैं। रिलायबिलिटी मतलब क्या है कि विदाउट फेल पड़े ये कितने और टाइम तक के काम कर सकता है। ठीक है, इफिशियंसी की हम बात करते हैं, जहां पे इफिशियंसी में क्या देखते हैं कि मेमोरी एंड सीपीयू कितने इफेक्टिवली वर्क करता है।
यूजिबिलिटी मतलब क्या, हम कितना इजीली इसको लर्न करके यूज कर सकते हैं। मेंटेनेबिलिटी मतलब क्या, अगर हमको कुछ चेंजेस मॉडिफाई कराने या कुछ फिक्स करना है तो हम वो कितना इजीली कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी मतलब क्या, हम कितने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चीजों को रन कर सकते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर प्रोसेस की, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडेबिलिटी चेक की जाती है, मतलब प्रोसेस को हम कितना इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। विजिबिलिटी मतलब क्या, प्रोसेस को यहाँ पे मेजर किया जाता है, ठीक है, कि कितना विजिबल है, कितना सबको पता है एंड एवरीथिंग। सपोर्टेबिलिटी मतलब क्या, जो टूल सपोर्ट करते हैं प्रोसेस को। एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या, टीम मेंबर्स कंफर्टेबल होने चाहिए प्रोसेस को यूज करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। ओके, क्या बोलते हैं, अडाप्ट, हमने अडाप्ट कर लिया है, मतलब अभी हम ओके है जो सारी प्रोसेस या चेंजेस है। रिलायबिलिटी मतलब क्या है, प्रोसेस कंसिस्टेंटली एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस कर रही है, इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सो ये जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमने देखी। ऑलराइट एवरीवन, सो आई होप कि आपको क्वेश्चन 1 में कोई डाउट नहीं है, आप इजीली इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब आते हैं हम क्वेश्चन 2 पे, जहां पे हमको डिस्क्राइब करना है RAD, जिसको बोला जाता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। तो ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल क्या है, हम इसके बारे में बहुत अच्छे से देखते हैं। तो RAD एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है जो कि फोकस करता है क्विक डेवलपमेंट और फास्ट डिलीवरी में, ठीक है, मतलब कितना हम इजीली इसको डेवलप कर सके और कितना फास्ट हम डिलीवरी कर सके, ठीक है, थ्रू। और ये किसके थ्रू होता है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स, यूजर फीडबैक, मतलब अगर हमको पता चला कि यूजर का हमको फीडबैक मिला कि ये पार्ट अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो हम कितने क्विक इसको फिक्स करके वापस डिलीवर कर सके, ये है RAD, विच इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये रैपिड है, मतलब ये फास्ट है। अब इसके फेजेस क्या है, फेजेस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो फेज है दैट इज बिजनेस मॉडलिंग। सो व्हाट इज बिजनेस मॉडलिंग, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उसकी आइडेंटिफाई करो इंफॉर्मेशन फ्लो, ठीक है, तो ये है बिजनेस मॉडलिंग। आफ्टर द डेटा मॉडलिंग, आइडेंटिफाई करो कि क्या डेटा ऑब्जेक्ट्स है, क्या रिलेशनशिप्स है रिलेटेड टू डेटा, मतलब एक डेटा दूसरे डेटा के साथ कैसे लिंक्ड है, ये सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा है प्रोसेस मॉडलिंग। सो प्रोसेस मॉडलिंग में क्या होता है, आपको प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है डेटा पे, ठीक है। एप्लीकेशन जनरेशन, ये क्या है, जो ऑटोमेटेड टूल्स है, ठीक है, वो जल्दी सॉफ्टवेयर को डेवलप करे, इसको बोला जाता है एप्लीकेशन जनरेशन। टेस्टिंग एंड टर्नओवर क्या है, टेस्ट करो एप्लीकेशन को, आपने जो भी एप्लीकेशन बनाई है उसको पहले टेस्ट करो और फिर मार्केट में उतारो। तो अगर मैं सिंपल वे में बात करूं कि एक डायग्रामेटिक फ्लो क्या होना चाहिए RAD का, तो सबसे पहले बिजनेस मॉडलिंग होती है, फिर डेटा मॉडलिंग होती है, फिर प्रोसेस मॉडलिंग होती है, फिर एप्लीकेशन जनरेशन होता है और सबसे लास्ट में टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये फेजेस को भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब इसके एडवांटेजेस पे अगर हम बात करें तो ये फास्टेस्ट डेवलपमेंट देता है, हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि कस्टमर ने अगर कुछ भी बताया तो हम इसको बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। ये रिड्यूस करता है डेवलपमेंट टाइम को, ठीक है, क्योंकि इसको जल्द से जल्द डेवलप करके डिप्लॉय करना है। आफ्टर दैट रीयूजेबल कंपोनेंट्स करता है, मतलब कुछ भी अगर हमने कंपोनेंट्स यूज किए हैं तो उसको ही ये रीयूज करता है, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम चीजें बहुत फास्ट दे रहे हैं, एकदम यूजर का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब यूजर ने बोला और हमने तुरंत फिक्स कर दिया, तो इसके लिए हमको स्किल्ड डेवलपर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस, बिकॉज समटाइम्स इट इज हार्ड टू फाइंड skilled developers,
ठीक है, तो इसीलिए इसको डिसएडवांटेज में हमने कंसिडर्ड किया है। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बजट बहुत हाई चले जाएगा। ठीक है, जितने ज्यादा स्किल्ड डेवलपर्स होंगे उतनी ज्यादा उनकी फी होगी, पता नहीं कि हमारा जो बजट है वो उसमें आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए स्मॉल स्मॉल इसके लिए हम अफोर्ड कर सकते हैं, बट लार्ज अगर प्रोजेक्ट हुए तो इट इज कंप्लीटली अनअफोर्डेबल। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यूअस यूजर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम कुछ भी एप्लीकेशन देखें, जैसे कि आप फोन पे, गूगल पे, ये सारे यूजर टू यूजर, मतलब इनका यूजर का होना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये यूजर के लिए ही प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो ये आप एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हो कि यूजर की अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे उसको फुलफिल करने का एब्सोल्यूट ट्राई किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर RAD मॉडल। तो हमने इसके सारे फेजेस डिस्कस किए, डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस अच्छी से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे जो जितना मैंने लिखा है उससे ज्यादा इफ आई हैव टोल्ड, और अगर आपको लगता है कि देयर इज नीड टू नोट इट डाउन, तो आपको इसको नोटेड डाउन करना चाहिए अपने नोटबुक में। ठीक है, इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। चलो, अभी तीसरा जो है वो हम देखते हैं स्पाइरल मॉडल। सो स्पाइरल मॉडल क्या है? स्पाइरल मॉडल कंबाइन करता है फीचर्स को, किसके फीचर को कंबाइन करता है? वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स। ये जो दो मॉडल है इनके फीचर्स को कंबाइन करके स्पाइरल मॉडल बनाया जाता है। ठीक है, और ये एक्चुअली रिस्क एनालिसिस करता है। ठीक है, तो जो हर एक लूप है स्पाइरल रिप्रेजेंट करता है हर एक फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। तो क्या फेजेस है ये? तो सबसे पहला फेज है प्लानिंग का। प्लानिंग मतलब सारी चीजों को गैदर करो, कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो सारे मटेरियल को इकट्ठा करो। ठीक है, डिफाइन करो क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आपको कहाँ तक जाना है, आप ये प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म विजन क्या है, आपका प्रोजेक्ट कैसा दिखना चाहिए, सारे आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं इन प्लानिंग। फिर रिस्क को एनालाइज करो, आइडेंटिफाई करो कि क्या रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज मैंने कोई प्रोजेक्ट चुना और वहां पे मैं रिस्क कैलकुलेट कर सकती हूँ कि ये कभी बजट के बाहर जा सकता है, कभी मुझे डेवलपर्स मिल सकते हैं, तो ये सारी चीजों को आप बैठ के एनालाइज करो, ये आता है रिस्क एनालिसिस में। तीसरी जो चीज है वो है इंजीनियरिंग, मतलब डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जब आपका सारी चीजें एकदम फिक्स हो गई है प्लानिंग एंड रिस्क के साथ, तो आपको क्या करना है? डिजाइन करना है और डेवलप करना है एक सॉफ्टवेयर को। ठीक है, और उसके बाद है इवैल्यूएशन, मतलब जब आपकी सारी चीजें बन जाती है तो आप इसका रिव्यू लो कस्टमर के साथ में। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है, फिर आपको रिस्क एनालिसिस करना है, फिर इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग मतलब वो प्रोडक्ट को बनाना है, और फिर कस्टमर इवैल्यूएशन लेना है कि क्या रिव्यूज है एंड एवरीथिंग, और फिर नेक्स्ट स्पाइरल आपको साइकिल चलाना है, मतलब नेक्स्ट प्रोजेक्ट करना है। तो देखो अभी इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला है रिस्क मैनेजमेंट, एक्सीलेंट रिस्क मैनेजमेंट होगा यहाँ पे। सेकंड है कि ये लार्ज प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर का जो फीडबैक है ना वो हर एक स्टेज पे आपको मिलेगा एंड बहुत फ्लेक्सिबल है चेंज करने के लिए। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑफ कोर्स ये बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है, कॉम्प्लेक्स मैनेज करने के लिए होगा, और यहाँ पे जो रिस्क एनालिसिस एक्सपर्ट है उनकी भी जरूरत पड़ेगी, और ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए सुटेबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक छोटे से प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप इतनी सारी चीजें क्यों करोगे? इट्स कंप्लीटली वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एवरीवन। ठीक है, तो इसके लिए दिस इज व्हाट स्पाइरल मॉडल इज। अब रही बात व्हाट इज वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग, तो आपको वो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये दो के इससे कंबाइन करके आपका स्पाइरल मॉडल बनता है। ठीक है, एंड अगर आपको बहुत इच्छा है टू नो व्हाट इज वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइपिंग, जिसकी नीड नहीं है, स्टिल यू कैन सर्च इट। ठीक है, या अपने बुक्स में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वाटरफॉल को रहने देते हैं, बट प्रोटोटाइपिंग क्या है उसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो सी हियर एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल।
ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या है। तो सबसे पहला है प्रोटोटाइपिंग इज अ प्री एलिमिनेटिव वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर बिल्ड टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट। मतलब इसका मतलब क्या है, एकदम रॉ मॉडल। ठीक है, किसी प्रोजेक्ट का एकदम रॉ मॉडल कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कैसा दिखेगा, उसका एकदम रॉ स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल। अब इसमें क्या होता है, हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, क्विक एक डिजाइन बनाते हैं, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, और फिर कस्टमर इवैल्यूएशन लेते हैं, रिफाइनमेंट करते हैं। मतलब कस्टमर इवैल्यूएशन के बाद में रिफाइनमेंट करते हैं। मतलब अगर किसी कस्टमर ने किसी चीज पे बैड रिव्यू दिया है तो हम उसको रिफाइन करेंगे, मतलब ट्रांसफॉर्म करेंगे अच्छे प्रोडक्ट में, एंड फिर एक फाइनल प्रोडक्ट हम डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो यही है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। इसके एडवांटेज क्या है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या नहीं है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो रिड्यूस होती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलता है, इससे ये इंप्रूव होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे फिर से जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होगी, और जो यूजर है वो थिंक करेंगे कि फाइनल जो प्रोटोटाइप है वो कैसा होगा। ठीक है, तो ये उनको आइडिया मिलेगी। अब इसका ही जो दूसरा टाइप है विच इज इंक्रीमेंटल मॉडल। अब इंक्रीमेंटल मॉडल क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डेवलप हुआ है डिलीवर इन स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड इंक्रीमेंट्स। ठीक है, मतलब एक पूरा सॉफ्टवेयर छोटे छोटे पार्ट्स में डेवलप हुआ है। तो डेफिनेशन भी है, इंक्रीमेंटल मॉडल्स डेवलप सॉफ्टवेयर इन स्मॉल फंक्शनल यूनिट कॉल्ड इंक्रीमेंट्स। मतलब छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में पूरा जो मॉडल है वो बनाया है। जैसे कि आपने पूरे रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद आपको एक मॉडल जो है वो बना है इंक्रीमेंट 1, इंक्रीमेंट 2, इंक्रीमेंट 3 और फाइनल सिस्टम। मतलब एक बड़े प्रोजेक्ट को आपने छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करके उनको नाम दे दिया है इंक्रीमेंट 1, इंक्रीमेंट 2, इंक्रीमेंट 3। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक बड़ा सा ये प्रोजेक्ट है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे नेम दिए थे इंक्रीमेंट 1, इंक्रीमेंट 2, इंक्रीमेंट 3, एंड सबको कंबाइन करके आपको फाइनल जो प्रोजेक्ट है वो आपका मिल गया। तो ऐसा इंक्रीमेंट जो मॉडल है वो वर्क करता है। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है कि जो अर्ली डिलीवरी है वो फास्ट होगी। जैसे कि मैंने गूगल पे बना दिया, वहां पे मैंने सिर्फ अभी पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं वही बनाया है, बट वो बना के आपको डिलीवर कर दिया मैंने। अब आपकी रिक्वायरमेंट आई कि इससे रिचार्ज भी करो। ठीक है, तो अब मैंने दूसरे फेज में वो बना के इंक्रीमेंट कर दिया। अब आपकी और जो कोई विश लिस्ट है वो वन बाय वन आती रहेगी, वैसे वैसे मैं डेवलप करते रहूंगी। तो इससे क्या है, हमको अर्ली सॉफ्टवेयर डिलीवरी मिल जाती है। ठीक है, इजियर रहता है टेस्टिंग के लिए क्योंकि सारी चीजें मॉड्यूल में वर्क करती है। इससे रिस्क भी बहुत रिड्यूस होती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे प्लानिंग की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है, एंड इंटीग्रेशन कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको सबको जोड़ना है। आप सबको तोड़ तोड़ के बनाते हो तो सबको वापस में जोड़ना इज अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंटेशन है, इंटीग्रेशन है, वो कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम दूसरे इसकी बात करते हैं विच इज वेट एवरीवन। ओके, सो जो दूसरा मॉडल है विच इज ओके, तो नेक्स्ट इसकी बात करते हैं जो कि है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, जिसको CMM भी बोला जाता है। ओके, ऑल राइट एवरीवन। सो CMM क्या है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि डेवलप हुआ है मेजर करने के लिए कि मैच्योरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब ये जो प्रोसेस है ये कहाँ तक के डेवलप हुई है। मैच्योरिटी इन द सेंस, आपने सुना होगा बैंकिंग टर्म्स में कि आज ये FD मैच्योर हो गई, वो FD इट मीन्स इट इज कंप्लीटेड। ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से इट इज कंप्लीटेड। मैच्योरिटी इट मीन्स दैट। ठीक है, सो ये देखो, ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जो सबसे पहला जो लेवल रहता है विच इज लेवल 1, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इनिशियल हैज नो डिफाइंड प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे कोई डिफाइंड प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, एंड जो वर्क है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल एफर्ट पे।
अनप्रेडिक्टेबल्स आउटकम होते हैं, जैसे कि डेवलपर्स वर्क विदाउट स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ऐसे ही कुछ कर रहे हैं. इट इज दैट इनिशियल हैज नो डिफाइंड प्रोसेस, मतलब हमको स्ट्रैटेजी नहीं पता है, हमको नहीं पता है प्रोसीजर, तो इट इज एक्चुअली दैट, इट इज इनिशियल विच इज लेवल 1. अब लेवल 2 में क्या है, रिपीटेबल. दैट मीन्स बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. ठीक है, सिमिलर प्रोजेक्ट्स को आप रिपीट कर सकते हो सक्सेसफुली. जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे रिक्वायर मैनेजमेंट होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है, क्वालिटी अश्योरेंस होता है. तो ये सारा मतलब एक लेवल अप हो गया है लेवल 1 से. जैसे कि कंपनी एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्लान को यहाँ पे फॉलो कर रहा है. ठीक है, सो लेवल 1 में हमारे पास कुछ आइडिया नहीं था, हम ऐसी कुछ भी चीजें कर रहे थे, बट लेवल 2 में अब एक प्रोजेक्ट प्लान आ गया है विच इज अ स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट प्लान. ठीक है, अब जो थर्ड चीजें है विच इज डिफाइंड, अब वो क्या है, प्रोसेसेस आर डॉक्यूमेंटेड एंड स्टैंडर्डाइज. मतलब प्रोसेसेस यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस वाइड स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट. ओके, जैसे कि सारी टीम कुछ सेम डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो कर रही है, मतलब यहाँ पे एक आइडिया आ गया है. डिफाइन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स कि इट हैज सम प्लान जो कि सारे डेवलपमेंट प्रोसेस फॉलो कर रही है. ओके, फोर्थ इज मैनेज्ड. व्हाट इज मैनेज्ड, प्रोसेसेस आर मेजर्ड यूजिंग मैट्रिक्स, मतलब प्रोसेसेस को किसी चीज से मापा जा रहा है, मतलब मेजर किया जा रहा है. परफॉर्मेंस इज क्वांटिटेटिवली कंट्रोल्ड. ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हम देख रहे हैं, डिफेक्ट रेट्स देख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं, कंटिन्यूसली मॉनिटराइजेशन हो रहा है कि अभी तक के जो प्लान है उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट जो है वो कैसा वर्क कर रहा है. तो वो आता है लेवल 4 में. लेवल 5 में क्या है, ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कुछ इनोवेशन करना, कुछ इनहांस करना प्रोसेस में. ठीक है, मतलब रेगुलर इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज करते रहना. दिस इज व्हाट इज द फाइनल स्टेज विच इज लेवल 5. अब जो सबसे पहला है विच इज इनिशियलाइज, दूसरा है रिपीटेबल, तीसरा है डिफाइंड, फोर्थ इज मैनेज्ड एंड फिफ्थ इज ऑप्टिमाइजिंग. अब इसके बेनिफिट्स क्या है कि आपको इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर क्वालिटी मिलती है, बेटर प्रोजेक्ट कंट्रोल मिलता है, रिड्यूस जो रिस्क है वो कम हो जाती है, डिफिट्स इट मीन्स रिस्क, एंड इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर जो सेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है. गेटिंग एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, दे डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम शुड डू. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि वो डिस्क्राइब करते हैं कि क्या सिस्टम करना चाहिए, सिस्टम ने क्या करना चाहिए. तो जैसे कि इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं यूजर लॉगिन, यूजर रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पेटीएम, जनरेट रिपोर्ट्स, ये सारी मतलब सिस्टम शुड अलाउ यूजर टू रीसेट पासवर्ड्स, है ना, क्या अलाउ होना चाहिए, क्या सिस्टम ने करना चाहिए. दिस इज व्हाट कॉल एज फंक्शनल रिक्वायरमेंट. अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में अगर देखें तो हाउ द सिस्टम शुड परफॉर्म. नॉन फंक्शनल की क्या रिक्वायरमेंट्स है कि सिस्टम ने कैसा फंक्शन करना चाहिए, जैसे कि परफॉर्मेंस वाइज, सिक्योरिटी वाइज, रिलायबिलिटी वाइज, स्केलेबिलिटी वाइज. मतलब द सिस्टम शुड रिस्पॉन्स विद इन 2 सेकेंड्स, ये हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है. ठीक है, तो फंक्शनल में अगर हम देखें तो सिस्टम को क्या करना चाहिए, ठीक है, एंड जो नॉन फंक्शनल में है मतलब सिस्टम ने कैसा परफॉर्म करना चाहिए. दीज आर द 2 डिफरेंसेस. अगर यहाँ पे कंपैरिजन अगर देखें तो सबसे पहले फंक्शनल मतलब व्हाट सिस्टम डज, मतलब सिस्टम क्या करता है. नॉन फंक्शनल मतलब हाउ सिस्टम परफॉर्म्स. ठीक है, और हम तीसरी चीज देखें तो यहाँ पे फंक्शनल में हम फीचर्स एंड सर्विसेज को देखते हैं और नॉन फंक्शनल में हम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को देखते हैं. फंक्शनल में यूजर फोकस्ड चीजें होती है, नॉन फंक्शनल में सिस्टम फोकस्ड होती है. ठीक है, अब फंक्शनल में लॉगिन, सर्च, पेमेंट, ये सारी चीजें होती है. नॉन फंक्शनल में स्पीड कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है, रिलायबिलिटी कैसी है, इन सारी चीजों पे फोकस होता है. गेटिंग एवरीवन? सो क्लियरली आपको अभी समझ में आ रहा है कि व्हाट इज फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. ओके, सो द नेक्स्ट इज
रिक्वायरमेंट इलेक्टेशन। ओके, सो व्हाट इज दैट? ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं स्टेक होल्डर से, यूजर से, कस्टमर से एंड एक्सपर्ट से। ठीक है, जो स्टेक होल्डर है हमारी कंपनी से, हम वहां से सारे रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर रहे, यूजर को चाहिए उनसे भी कलेक्ट कर रहे, कस्टमर से भी कलेक्ट कर रहे एंड एक्सपर्ट से भी कलेक्ट कर रहे। तो दिस इज द प्रोसेस। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, कि कस्टमर को चाहिए क्या इन द प्रोजेक्ट, इन द प्रोडक्ट। फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करना। और यहाँ पे मेजर टेक्निक्स को यूज किया जाता है जिसमें इंटरव्यूज होते हैं। इंटरव्यूज मतलब डायरेक्ट डिस्कशन विद स्टेक होल्डर्स। ठीक है, कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या नहीं है। इसके एडवांटेज क्या है? आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पता चलेगी, आपके जो डाउट्स है वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। क्वेश्चनरीज होती है यहाँ पे, मतलब कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कि कैसे प्रोडक्ट को रन करना चाहिए, कैसे, मतलब सारे प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके एडवांटेजेस क्या है? इट इज चीप एंड ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सुटेबल है। ऑब्जर्वेशंस होता है, मतलब एनालिस्ट जो है वो ऑब्जर्व करते रहते हैं यूजर को व्हाइल वर्किंग इट। ओके, जिससे रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। आफ्टर दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या? ग्रुप डिस्कशन होता है और न्यू न्यू आइडियाज को जनरेट करने के लिए कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं, राइट। सो इससे क्या होता है? हम इंकरेज कर रहे हैं क्रिएटिविटी को, मतलब हम वहां के वहां ही नहीं हो रहे, बहुत सारी क्रिएटिविटी यहाँ से इंप्रूव हो रही है। वर्कशॉप्स लेते हैं, मतलब हम फॉर्मल मीटिंग करते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ में, जिससे क्या फायदा है कि फास्टर रिक्वायरमेंट कलेक्शन हो रहा है चीजों का। प्रोटोटाइपिंग मतलब हम डेवलप कर रहे हैं सैंपल सिस्टम को गैदर करने के लिए फीडबैक। इससे क्या है? बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी रिक्वायरमेंट्स की, कि क्या रिक्वायरमेंट है। सो इट इज दैट एवरीवन। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट इस पे, विच इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, विच इज SRS। तो ये क्या है? एक SRS एक डॉक्यूमेंट है जो क्लियरली डिस्क्राइब करती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, ये एक्ट करती है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन। मतलब इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि क्या पर्पस है, क्या स्कोप है, क्या डेफिनेशंस है। दूसरा है ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, मतलब प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव, प्रोडक्ट फंक्शंस, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें। तीसरा है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, मतलब क्या फीचर्स होने चाहिए, इनपुट्स क्या होने चाहिए, आउटपुट क्या होनी चाहिए। फोर्थ है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी कैसी होनी चाहिए। फिफ्थ है एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, इन द सेंस कि यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए, हार्डवेयर इंटरफेस कैसा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंटरफेस कैसा होना चाहिए। कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है, क्या होगी सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस, ये सारी चीजें। ओके, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड SRS, इसके बारे में हम चीजें नोट करते हैं कि एक अच्छा RSS क्या होगा, SRS क्या होगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। लेट्स नोट इट डाउन एवरीवन। Okay, so now we are noting the characteristics of good SRS। ठीक है, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए गुड SRS की। द फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, कि ये करेक्ट होना चाहिए। दूसरा, ये कंप्लीट होना चाहिए। थर्ड इज कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ इज अनएम्बिगियस होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा रिजल्ट नहीं आने चाहिए किसी चीज के, सिंगल रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, फिर ये वेरीफाइबल होना चाहिए। ठीक है, अच्छे इसमें। आफ्टर दैट सिक्स्थ है मॉडिफाइबल होना चाहिए, अगर कोई चीजें हमको नहीं अच्छी लग रही तो इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। 7 है ये ट्रेसेबल होना चाहिए।
ठीक है, ट्रेसेबल होना चाहिए ये। आफ्टर दैट, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? रिड्यूस डेवलपमेंट एरर्स, डेवलपमेंट एरर को ये रिड्यूस करता है, इंप्रूवमेंट करता है कम्युनिकेशन में, ठीक है, एंड हेल्प करता है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस में। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में। सो व्हाट इज रिक्वायरमेंट वैलिडेशन? तो सबसे पहला है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, ये इंश्योर करता है कि रिक्वायरमेंट्स एक्यूरेटली प्रेजेंट हो रही है कस्टमर नीड्स के हिसाब से कि नहीं। तो इसमें हम चेक्स करते हैं, कुछ परफॉर्म चेक करते हैं, जैसे कि वैलिडिटी चेक करते हैं। अब वैलिडिटी चेक में क्या होता है कि क्या जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है बिजनेस के नीड को, जैसे कि कस्टमर को रियली ये फीचर की जरूरत है, ये है वैलिडिटी चेक। दूसरा है कंसिस्टेंसी चेक। कंसिस्टेंसी चेक मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब एक रिक्वायरमेंट है कि हम ऑनलाइन एक्सेस करें और दूसरा है कि ये सिर्फ ऑफलाइन होना चाहिए, तो ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए कि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन है, ठीक है। कंप्लीटनेस चेक, ये क्या है कि सारे जो फीचर्स है वो सारी रिक्वायरमेंट इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि लॉगिन फीचर है, ये इंक्लूड करना चाहिए पासवर्ड रिकवरी को। अगर किसी को पासवर्ड याद नहीं आ रहा है लॉगिन का, तो वहां पे रिकवरी भी होनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्लीटनेस चेक। दूसरा है फिजिबिलिटी चेक, जिसको रियलिज्म चेक भी बोला जाता है। रियलिज्म चेक क्या है कि कैन द रिक्वायरमेंट्स बी इम्प्लीमेंटेड, जैसे कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको जो रिस्पॉन्स है वो 0.000 सेकेंड्स में आना चाहिए, क्या ये अनरियलिस्टिक हो सकता है? क्या कस्टमर को 1 मिनट रिस्पॉन्स के लिए वेट करना चाहिए? तो ये सारी रियलिज्म चेक में होती है। क्या रियलिटी जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो क्या रियल है, ठीक है। वेरीफाइबिलिटी चेक, इसका मतलब है कैन द रिक्वायरमेंट्स बी टेस्टेड, मतलब जो सिस्टम रिस्पॉन्स है वो क्या 2 सेकेंड्स में आएगा। तो ये सारी चेक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैलिडेशन टेक्निक्स में क्या आता है? रिव्यूज आते हैं, इंस्पेक्शन आता है, प्रोटोटाइपिंग आता है, टेस्ट केस जनरेशन आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें के बारे में आपको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वैलिडेशन टेक्निक्स में क्या क्या चीजें होती है। गेटिंग एवरीवन? नाउ जो लास्ट है दैट इज ओके, सो द नेक्स्ट वन इज जो लास्ट है विच इज फोर फंडामेंटल सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल। तो इसमें जो सबसे पहला है दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, मतलब फोकस करना इंपॉर्टेंट डिटेल्स को, जैसे कि हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, जैसे कि अ कस्टमर ड्राइव्स अ कार विदाउट नोइंग इंजन इंटरनल्स, कितना बड़ा रिस्क है। तो ये है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब फोकस करना इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे वाइल हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आप उस पर फोकस करो, जैसे कि एक जो ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, उसको नहीं पता कि इंजन के इंटरनल्स क्या है, उसको कोई आइडिया नहीं है, सो दिस इज नॉट अलाउड इन दी एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है? ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, इजियर अंडरस्टैंडिंग देता है। दूसरा है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी मतलब ये डिफाइन करता है सॉफ्टवेयर को एक स्मॉलर मॉड्यूल्स में, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में आप देख लो कितने मॉड्यूल्स में वो डिवाइडेड है। लॉगिन मॉड्यूल है, अकाउंट मॉड्यूल है, ट्रांजैक्शन मॉड्यूल है। इससे क्या होता है कि इजियर मेंटेनेंस होता है, बेटर टेस्टिंग होती है, ठीक है। मतलब अगर लॉगिन मॉड्यूल में प्रॉब्लम है तो आपको पूरे सिस्टम को नहीं चेक करना, आपको सिर्फ उसको ही टेस्ट करना है, इट इज दैट। फिर इंफॉर्मेशन हाइडिंग मतलब हाइड इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, जैसे कि यूजर यूज एटीएम फंक्शंस बट कैनॉट एक्सेस इंटरनल बैंकिंग कोड, मतलब जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है आप बस उसको देखो। आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपको नहीं पता कि बैंक के अंदर क्या चल रहा है, तो आपको ये जानना भी नहीं है, आपका सिर्फ काम है टू डू द ट्रांजेक्शन, दैट इज इट। तो यही है इंफॉर्मेशन हाइडिंग, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है यूजर को सिर्फ उतना पता चले, बाकी चीजों के बारे में आइडिया ना हो तो ही बेस्ट है। इसके बेनिफिट्स क्या है? ये सिक्योरिटी को अच्छा करता है। दूसरा है कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती, ठीक है, आपके पास एक मशीन है, आपको जब चाहे आप पैसे निकाल सकते हो, कोई डिपेंडेंसी नहीं है।
ठीक है। फोर्थ इज फंक्शनल इंडिपेंडेंस। इसमें क्या है, हर एक जो मॉड्यूल है वो परफॉर्म करता है अपना अपना टास्क इंडिपेंडेंटली, एंड ये किससे अचीव होता है, हाई कोहेरेंस से, विच मीन्स मॉड्यूल डज नॉट, देखो इससे क्या होता है, अगर सब सिस्टम इंडिपेंडेंट है तो एक मॉड्यूल वर्क नहीं कर रहा है फिर भी बाकी मॉड्यूल्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं होती है आपस में, ठीक है। जैसे कि अगर पेमेंट मॉड्यूल वर्क करता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम रिपोर्ट मॉड्यूल, ठीक है, तो पेमेंट मॉड्यूल नहीं चल रहा है पर रिपोर्ट मॉड्यूल चल रहा है, रिपोर्ट मॉड्यूल नहीं चल रहा तो पेमेंट मॉड्यूल चल रहा है। इसके एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है कि यहाँ पे जो डीबगिंग है वो बहुत ईजियर वे में होती है, अच्छा मेंटेनेंस होता है, अच्छा रीयूजेबिलिटी होता है, ठीक है। गेटिंग एवरीवन विच इज द 4 फंडामेंटल डेवलपमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल, ठीक है, उनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स। भले ही पीपीटी में एग्जांपल्स नहीं है बट आप ये मैंने जो बताया है एग्जांपल्स आप ये खुद से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको खुद से भी वर्क करना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको सिर्फ ये मूवी जैसे देख के लेक्चर नहीं छोड़ना है, विच इज वाई कि मैंने कुछ इंफॉर्मेशन पीपीटी में नोट डाउन की और कुछ मैं खुद भी बताती हूँ, सो दैट यू ऑल कैन नोट इट डाउन, राइट एवरीवन। तो चलो अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि हमारा जो ये जो टॉपिक है ये कैसे रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है। लेट्स सी एवरीवन। रियल टाइम में अगर हम बात करें फंक्शनल फंडामेंटल इंडिपेंडेंस की या फंक्शनल इंडिपेंडेंस की, तो आप लिख सकते हो स्मार्टफोन ऐप्स। स्मार्टफोन ऐप्स में सबसे पहला ऐप है कैलकुलेटर ऐप। कितना इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, कभी फोन में आपको ऐसा दिखा है कि आपका कैमरा वर्क नहीं कर रहा बट आपका कैलकुलेटर भी वर्क नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज कैमरा वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसी आपको प्रॉब्लम आई है, नहीं आई है। तो हमारा जो स्मार्टफोन है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे कैलकुलेटर इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, कैमरा इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, गैलरी एप्स जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। मतलब एक भी अगर काम नहीं कर रहा है तो जो अदर है दूसरे है वो अच्छी से वर्क करते हैं, तो आप ये बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। आफ्टर डिस्कसिंग 4 फंडामेंटल सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल्स के बाद आप ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। सिस्टम देखो इंफॉर्मेशन हाइडिंग में मैंने आपको चीजें बताई है, वैसे तो या इंफॉर्मेशन हाइडिंग में वही है कि रियल लाइफ में अगर हम एटीएम की बात करें तो वहां पे जब हम एंटर पिन करते हैं तो एटीएम हाइड करता है बैंकिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, सिक्योरिटी लॉजिक क्या है, ये सारी चीजें हमको नहीं पता चलती है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करें मॉड्यूलैरिटी में, ठीक है। तो मॉड्यूलैरिटी में अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। मॉड्यूलैरिटी हॉस्पिटल कैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, रिसेप्शन, फार्मेसी, लेबोरेटरी, बिलिंग, और सारे अपने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिमिलर है सॉफ्टवेयर डिवाइडेड मॉड्यूल से। एक्सट्रैक्शन की बात करें तो कार ड्राइविंग का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जहाँ पे स्टेयरिंग, ब्रेक, एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर हमको ये सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं है तो हम कर ही नहीं सकते वर्क। जैसे कि सॉफ्टवेयर यूजर को अगर सिस्टम के बारे में पता नहीं है, ठीक है, इंटरनल कोड के बारे में पता नहीं है, तो हम परफॉर्म ही नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट्स पे हम वर्क ही नहीं कर सकते। गेटिंग एवरीवन। रिक्वायरमेंट वैलिडेशंस पे अगर हम बात करें, ये देखो रिक्वायरमेंट वैलिडेशंस पे अगर हम बात करें तो हम फूड डिलीवरी ऐप की बहुत अच्छी से हम देख सकते हैं। फूड डिलीवरी एक एग्जांपल देख सकते हैं इसमें, जैसे कि रिक्वायरमेंट होगी कि फूड शुड बी डिलीवर विद इन 10 मिनट्स। अभी हम रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में एक रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं फूड डिलीवरी ऐप का, जिसमें रिक्वायरमेंट है कि फूड डिलीवर 10 मिनट में होना चाहिए। अभी ये कुछ स्कीम चल रही थी ना जेप्टो, ब्लिंकिट सबकी, कि हम 10 मिनट में फूड डिलीवर करते हैं, तो वो मॉडल पकड़ लेते हैं। वैलिडेशन चेक क्या रहेगी, सबसे पहला वैलिडिटी चेक रहेगा कि क्या सच में कस्टमर को 10 मिनट में चीजें चाहिए, ठीक है। क्या क्या गड़बड़ होती है अगर 20 मिनट में मिल जाए, तो ये है वैलिडिटी चेक। दूसरी है रियलिज्म, क्या सच में हर जगह 10 मिनट में चीजें पहुंच सकती है, क्या ये रियलिज्म है, क्या ये रियलिटी है, क्या ये रियलिस्टिक है। कंसिस्टेंसी, क्या हो कि अगर कुछ दूसरी रिक्वायरमेंट आ गई तो। वेरीफाइबिलिटी, मतलब कैन वी टेस्ट वेदर डिलीवरी अकर्स विद इन 10 मिनट्स,
क्या सच में ये पॉसिबल है? अगर आंसर हाँ है तो रिक्वायरमेंट वैलिड है, और अगर आंसर ना है तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये कुछ अच्छी नहीं है। ठीक है एवरीवन, अब हम कुछ मॉडल्स को देखते हैं। दूसरा जो मॉडल है वो है SRS। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक घर बनाने का। जैसे कि बिफोर कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको सिर्फ पिक्चर रहती है कि कितने नंबर ऑफ रूम्स है, कितनी नंबर ऑफ फ्लोर्स है, क्या पार्किंग एरिया है, क्या बजट है, मतलब एक डिटेल्स है बट एक डॉक्यूमेंट में है। जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पहले जो रिक्वायरमेंट्स है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट पे है। ठीक है, आप एग्जांपल ले सकते हो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, कि आपको बुक फीचर चाहिए, फाइन कैलकुलेशन चाहिए, स्टूडेंट लॉगिन चाहिए, रिपोर्ट जनरेशन चाहिए, तो ये सारी चीजें सिर्फ डॉक्यूमेंटेड है, ये रियलिस्टिक प्लान में नहीं है फिलहाल। ठीक है, ये आप अच्छे से देख सकते हो। अब रिक्वायरमेंट इलैक्सिटेशन में आप देख सकते हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल दे सकते हो। जैसे कि बिफोर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर बिल्डिंग से पहले आप डॉक्टर से इंटरव्यू करोगे, आई वॉन्ट पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड्स। ऑब्जर्वेशन से क्या करोगे, एनालाइज करोगे रिसेप्शन स्टाफ को। क्वेश्चनरीज में क्या रखोगे, हॉस्पिटल स्टाफ फिल फॉर्म्स अबाउट रिक्वायरमेंट्स, कि आपको हॉस्पिटल में क्या क्या चीजें चाहिए। वर्कशॉप्स रखोगे आप डॉक्टर्स के साथ, नर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, डिस्कस करोगे कि और क्या चीजें आपको हॉस्पिटल में चाहिए। ठीक है, तो ये एंटायर चीजें आपकी अच्छी कर देगा। गेटिंग एवरीवन। उसके बाद में फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल की अगर हम बात करें तो फंक्शनल में आप एटीएम मशीन को ले लो, जैसे कि आपको विड्रॉ मनी करना है, चेक बैलेंस करना है, पिन चेंज करना है। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आप देख सकते हो कि ट्रांजैक्शन 5 मिनट के अंदर खत्म होता है कि नहीं होता, क्या एटीएम 24 घंटे खुला है कि नहीं है, ठीक है, कस्टमर डेटा सिक्योर है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, नॉन फंक्शनल की। अगर हम सीएमएम में बात करें तो आप देख सकते हो, एक एग्जांपल ले लो सॉफ्टवेयर कंपनी का। इनिशियल स्टेप क्या रहेगी कि एक स्मॉल स्टार्टअप है जहां पे कोई रूल्स नहीं है, सब अपने मन के जैसा काम कर सकते हैं, ये हमारी हो गई लेवल 1 जो कि इनिशियल। दूसरी है लेवल 2 रिपीटेबल, मतलब कंपनी अब एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट बना देगा, वो कैसे भी वर्क नहीं करेगा, एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट रहेगा इसका। लेवल 3 है डिफाइन, मतलब सारे जो टीम है वो सेम प्रोसेस को फॉलो करेगी। और लेवल 4 है मैनेज, मतलब अब हम जो प्रोसेस है, जो प्रोग्रेस है, उसको ट्रैक करते रहेंगे। फिफ्थ है ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कंपनी कंटिन्यूअसली अभी प्रोसेस को इंप्रूव करेगी जितनी भी बनी है। अब बहुत सारी कंपनीज अगर आप नाम सुना होगा, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सेम मैच्योर डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो कि सीएमएम है। ठीक है, इसी को वो फॉलो करते हैं। ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल को। इंक्रीमेंटल मॉडल मतलब व्हाट्सएप हो गया। अब जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था तो सारे के सारे फीचर्स नहीं लॉन्च हुए थे। सबसे पहले आप उस पर सिर्फ मैसेज ही कर सकते थे, फिर उन्होंने दूसरा कुछ ऐड किया, इमेज शेयरिंग ऐड किया, फिर उन्होंने वॉइस कॉल ऐड किए, फिर वीडियो कॉल्स ऐड किए, अब कम्युनिटी चैनल्स आप देख सकते हो। तो ये है इंक्रीमेंटल मॉडल, मतलब आपको जो चाहिए वो है, जो इंपॉर्टेंट है वो है, टाइम के चलते आप और चीजें बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें जो आप है ग्रेजुअली ऐड कर रहे हो और कैसे अच्छा आप कर सकते हो मॉडल को। ठीक है, अब प्रोटोटाइपिंग की अगर बात करें तो रियल लाइफ एग्जांपल आप शॉपिंग ऐप यूपीआई का लिख सकते हो। जैसे कि एक कंपनी को एक न्यू शॉपिंग एप्लीकेशन चाहिए, तो सबसे पहले आप डिजाइन करोगे कि पहला जो क्रिएटर है, पहला आपको स्क्रीन क्रिएट करनी है, फिर आपको कस्टमर चाहिए जो कि ये स्क्रीन को ट्राई करे। ठीक है, फिर कस्टमर जो चेंजेस करते हैं वो चाहिए, तो आपको अप्रूवल्स चाहिए। ठीक है, जैसे कि Amazon चेकआउट पेज हो गया, जहां पे पहले आप टेस्ट करोगे एज अ प्रोटोटाइप। ठीक है, समझ सकते हो। अब तीसरा है स्पाइरल मॉडल, ऑनलाइन बैंकिंग को दे सकते हो, जैसे कि बैंक हैंडल करती है मनी ट्रांजेक्शन, सिक्योरिटी रिस्क, फ्रॉड डिटेक्शन। ठीक है, डेवलपमेंट फेज से पहले आप रिस्क एनालाइज करते हो, सिक्योरिटी देखते हो। ठीक है, और ये सिक्योरिटी जो रिस्क एनालिसिस है वो बहुत क्रूशियल हो जाता है।
अब जो दूसरा है विच इज RAD, तो ये कॉलेज इवेंट रजिस्ट्रेशन वेबसाइट, आप एक एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मंथ्स ऑन प्लानिंग कि कैसे आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, आप फोकस करोगे RAD में कि क्या स्पीड है एंड यूजर के फीडबैक्स लेके आप इस पे फोकस करोगे, ठीक है। और जो सबसे पहला है, जो कि मुझे सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए था रियल टाइम में, बट मैंने लास्ट से आई और लास्ट से फर्स्ट में गई, ठीक है। सो दिस वन इज ये जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, इसमें आप फूड डिलीवरी ऐप कंसिडर कर सकते हो। इसका एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि जोमैटो, स्विगी। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसमें क्या होगा कि कितना जल्दी ऐप खुल रहा है, कितने ऑर्डर्स आप करेक्टली प्लेस कर पा रहे हो, कितना ऐप रेयरली क्रैश होता है, कितना अच्छे से आप यूज कर लेते हो, ये है प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है कि डेवलपर्स कौन से कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, टेस्टिंग क्या रिलीज के पहले, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग हो रही है क्या, ठीक है, जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक हो रहा है क्या अजाइल बोर्ड्स के साथ में। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आप प्रोडक्ट को एक फाइनल केक के जैसा समझ सकते हो, बर्थडे केक होता है उसके जैसा आप प्रोडक्ट को समझ सकते हो। प्रोसेस मतलब क्या, वो केक को बनाने की क्या रेसिपी है, वो है हमारी प्रोसेस, एंड प्रोडक्ट क्या है, एक फाइनल केक, एक फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो आई होप कि देखो ये जो लास्ट का लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन गया होगा, क्योंकि आपको रियल टाइम एप्लीकेशंस पता चल गई है, ठीक है। बट आपको लिखना कैसे है पेपर में वो भी क्लैरिटी है, ठीक है। एंड जो रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए हैं वो भी आप अच्छे से सुन के बार बार अपने नोट्स में भी लिख सकते हो। सो ओवरऑल हमने 1 to 10 डिस्कशन, 1 to 10 क्वेश्चंस ये वन शॉट में कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वन शॉट जो आएगा उसमें आपको 11 to 20 क्वेश्चंस कवर्ड मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ओरिएंटेड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ठीक है। तो आप सब लोगों ने जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट की होगी तो बहुत ज़्यादा आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के बारे में पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में भी आपको नॉलेज होगा, ठीक है। बट ये क्लास में हम देखेंगे कि फंक्शन ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन देखें तो SASD क्या होता है, सबसे पहले ऐसे होता है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर्ड डिजाइन, ठीक है। तो जो फोकस रहता है वो फंक्शन और उसके प्रोसेसेस पे होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन फोकसेस ऑन फंक्शन प्रोसेसेस, ठीक है। एंड जो सिस्टम है वो डिवाइड होता है स्मॉलर फंक्शंस में, एंड डेटा एंड फंक्शन सेपरेट होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कहाँ पे यूज होता है, DFD में। अब ये DFD क्या है, DFD होता है डेटा फ्लो डायग्राम। अब मैं इसका आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे एक्चुअली लिखा भी है लाइव एग्जांपल, जो कि है रियल लाइफ एग्जांपल, जो कि है रेस्टोरेंट एक्टिविटीज, जैसे कि कुक हो गया, कैशियर हो गया, वेटर हो गया, एंड ऑब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, हमारे कस्टमर, ऑर्डर, टेबल, वेटर। तो मैं और एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ ATM सिस्टम का, ठीक है। तो उसमें फंक्शंस क्या रहेंगे ATM सिस्टम में, इंसर्ट कार्ड को इंसर्ट करना, वेरीफाई पिन को वेरीफाई करना, विड्रॉ कैश को विड्रॉ करना, चेक बैलेंस। तो आप क्या परफॉर्म कर सकते हो एक्टिविटी, वो आपका बन जाता है फंक्शन, ठीक है। एंड ये सारी जो डिजाइन है वो कॉन्सेंट्रेट करती है फंक्शन एंड उसके फ्लो के साथ। गेटिंग एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे कि नाम है तो ये फोकस भी ऑब्जेक्ट्स पे करता है, यहाँ पे डेटा भी होता है, फंक्शंस भी होते हैं, एंड ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स दोनों को यूज करते हैं, ठीक है। सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन को, ठीक है। एंड इसमें क्या यूज होता है, इसमें यूज होता है UML डायग्राम्स, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेट मी राइट इट यहाँ पे कि ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन यूजेस UML, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजेस, ठीक है, UML डायग्राम्स।
तो UML डायग्राम्स को ये यूज करते हैं। गेटिंग एवरीवन? अब इसका भी एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं अगर दूं तो ATM सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स क्या है? कस्टमर है, ATM है, अकाउंट है, ट्रांजैक्शन है, एंड हर एक ऑब्जेक्ट का अपना डेटा एंड मेथड होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं अकाउंट ऑब्जेक्ट का, तो अकाउंट ऑब्जेक्ट का डेटा क्या होगा? अकाउंट नंबर, बैलेंस, ठीक है। मेथड क्या होगा? डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, चेक बैलेंस करना, ये सारी चीजें। सो आप सब लोगों को समझ में आया कि फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, ठीक है। तो मैं एक समराइज भी कर देती हूँ जल्दी से। फंक्शन ओरिएंटेड में हम फोकस करते हैं फंक्शंस पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे हम फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। फंक्शन ओरिएंटेड में डेटा एंड फंक्शन सेपरेट होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डेटा एंड फंक्शन साथ में होते हैं, टुगेदर होते हैं। फंक्शन में DFD यूज करते हैं हम, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम यूज करते हैं UML। फंक्शन ओरिएंटेड में ये लेस यूजेबल रहता है, ज्यादा यूज नहीं होता, लेस रीयूजेबल, मतलब इसको ज्यादा रीयूज नहीं कर सकते, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये हाईली यूजेबल होता है। अब फंक्शन ओरिएंटेड डिफिकल्ट होता है मेंटेनेंस के लिए और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इजी होता है मेंटेनेंस के लिए। फंक्शन ओरिएंटेड स्मॉल सिस्टम के लिए सूटेबल है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लार्ज फंक्शंस के लिए सूटेबल है, ठीक है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर फिर से और एक बार लूं, देखो जो लास्ट वन शॉट था उसमें मैंने रियल लाइफ एग्जांपल सबसे लास्ट में लिए, बट मैंने ऐसे सोचा कि हर एक टॉपिक के बाद में इफ आई टेक रियल लाइफ एग्जांपल तो वो आपके लिए ज्यादा फन रहेगा, आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। सो एंड टॉपिक्स तभी इंटरेस्टिंग होते हैं जब हमको पता चलता है कि ये रियल लाइफ में कैसे वर्क करेगा, कैसे यूज में आएगा, ठीक है। दैट इज वाई आई ब्रॉट अप विद दिस आइडिया कि जैसे ही अगर कोई टॉपिक एंड होता है, लेट्स कनेक्ट दिस टू रियल वर्ल्ड, रियल लाइफ, ठीक है। तो फंक्शन ओरिएंटेड अगर हम रियल लाइफ में देखें तो आप एक समझ सकते हो रेस्टोरेंट, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे वर्कर कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करते रहते हैं, कोई फूड बनाते रहता है, तो कोई पेमेंट लेते रहता है, तो कोई फूड सर्व करते रहता है। तो इसमें क्या है, ये फंक्शन ओरिएंटेड है, यहाँ पे फोकस हो रहा है एक्टिविटीज पे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो रेस्टोरेंट में आपको ऑब्जेक्ट्स क्या दिखेंगे? कस्टमर, वेटर, ऑर्डर, टेबल, ये सारे ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, क्योंकि उनके अपने बिहेवियर है, उनका अपना डेटा है। सो आई होप आप सब लोगों को फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एकदम क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो कि है यूज केस मॉडलिंग। सो हमको डिस्कस करना है यूज केस मॉडलिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूज केस मॉडलिंग है क्या। तो यूज केस मॉडलिंग डिस्क्राइब करता है कि कैसे यूजर इंटरैक्ट करेगा सिस्टम के साथ में। जैसे कि यहाँ पे 3 चीजें होती है आइडेंटिटीज की। तो सबसे पहली होती है एक्टर्स, जिनको यूजर्स बोलते हैं। दूसरी होती है यूज केसेस, जिनको एक्टिविटीज बोला जाता है। एंड तीसरा होता है रिलेशनशिप्स। तो ये सारी जो चीजें हैं हमको अंडरस्टैंड कराती है एक यूजर के पर्सपेक्टिव से कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि अगर आप एक्टर को समझो तो एक्टर मतलब कोई पर्सन या सिस्टम इंटरैक्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर के साथ में, जैसे कि स्टूडेंट हो गया, कस्टमर हो गया, एडमिन हो गया, ठीक है। अब यूज केस क्या है? जैसे कि वही एक्शन परफॉर्म हो रही है एक्टर के थ्रू, जैसे कि कोई स्टूडेंट लॉग इन कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, टिकट बुक कर रहा है, ठीक है। अब आप एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम हम समझते हैं, उसमें आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में क्या है? एक्टर है। एक्टर क्या होगा? कस्टमर या एडमिन होगा। यूज केसेस क्या होंगे? कस्टमर क्या यूज कर सकता है? रजिस्टर, लॉग इन, रिसर्च प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, प्लेस टू कार्ट, प्लेस ऑर्डर, पेमेंट मेथड, ठीक है। तो एडमिन ऐड प्रोडक्ट कर सकता है, अपडेट प्रोडक्ट कर सकता है, मैनेज ऑर्डर कर सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है, राइट। तो यही है कि कैसे हम यूज केस मॉडलिंग का यूज कर सकते हैं। गेटिंग एवरीवन? ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस कस्टमर क्या कर सकता है एंड एडमिन क्या कर सकता है, ठीक है। सो एक्टर्स क्या है एंड उनके यूज केस क्या है,
इट इज जस्ट ऑन दैट। जैसे कि आप और एक एग्जांपल ले सकते हो जोमेटो का, जहां पे एक्टर रहेंगे, कस्टमर, यूज केस रहेंगे लॉगिन, रिसर्च, रेस्टोरेंट, सिलेक्ट फूड, पे ऑनलाइन, ट्रैक ऑर्डर्स, ये सारे उनके यूज केस रहेंगे। वेरी सिंपल एवरीवन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, अब है गोल्डन रूल ऑफ यूआई डिजाइन। तो यहाँ पे ये जो रूल्स है ये टेओ मेंडल इन्होंने सजेस्ट किए हैं। अब जैसे कि सबसे पहला है प्लेस यूजर्स इन कंट्रोल। तो यूजर्स को फील होना चाहिए कि दे कंट्रोल द सॉफ्टवेयर, जैसे कि फीचर्स के थ्रू, जैसे कि अंडू ऑप्शन हो सकता है, बैक बटन हो सकता है, कैंसिल ऑप्शन हो सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीमेल। जीमेल में आप अनडू सेंड फीचर को अलाउ कर सकते हो यूजर को कैंसिल करने के लिए उनका ईमेल। ठीक है, अब दूसरा है रिड्यूस यूजर्स मेमोरी लोड। अब यूजर को रिमाइंडर, देखो यूजर को सारी चीजें रिमाइंड नहीं रहती। ठीक है, तो इसीलिए उनके लिए मेन्यूज एक फीचर्स है जहां पे मेन्यूज रहेंगे, आइकॉन्स रहेंगे, सजेशंस रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप गूगल सर्च ले लो, तो वहां पे सर्च सजेशंस में बहुत सारी चीजें रहेंगी जो कि आपको जरूरत भी नहीं है, फिर भी दे विल कीप जस्ट फॉर यू टू रिमेंबर। ठीक है, अब और एक चीज है मेक इंटरफेस कंसिस्टेंट। इसका मतलब है कि देखो जो ऑपरेशंस है वो बिहेव और दिखने चाहिए एक जैसे, मतलब दिख रहा कुछ और है, बिहेव कुछ और है, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव आइकन है, वो क्या करता है, हर जगह सेव ही करता है और सेम दिखता है। ठीक है, और जो कंट्रोल एस है वो उसका शॉर्टकट है। ऐसा नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव का कुछ अलग आइकॉन शॉर्टकट है, दूसरी जगह कुछ अलग शॉर्टकट है, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स एवरीवेयर सेम, एवरीवेयर कंसिस्टेंट। ठीक है, जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हो और स्टीयरिंग का काम है, स्टीयरिंग क्या करता है, ड्राइवर कंट्रोल करने के लिए रहता है। ठीक है, और डैशबोर्ड सिंबल्स किसके लिए रहते हैं, हेल्प करने के लिए कि क्या फंक्शंस है। ठीक है, ब्रेक पैडल किस लिए होता है, और वहां पे वो सेम ही प्लेस पे रहता है, ऐसे नहीं कि हर जगह डिफरेंट प्लेसेस पे रहता है। तो ये है 3 यूआई डिजाइन रूल्स। ठीक है, सबसे पहला है प्लेस यूजर इन कंट्रोल, दूसरा है रिड्यूस यूजर्स मेमोरी लोड, एंड तीसरा है मेंटेन कंसिस्टेंसी ओवर ऑल द स्क्रीन्स। सेम, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ, व्हिच इज टेस्टिंग लेवल्स। मतलब टेस्टिंग अलग अलग लेवल्स में होती है। सबसे पहले है यूनिट टेस्टिंग। यहाँ पे क्या होता है, हर एक यूनिट का, हर एक मॉड्यूल का टेस्ट होता है। जैसे कि कैलकुलेटर समझ लो, कैलकुलेटर में टेस्ट ऐड के लिए हो रही है, टेस्ट सब्ट्रैक्ट के लिए हो रही है, मतलब वन फंक्शन एट अ टाइम टेस्ट हो रहा है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब क्या है, बहुत सारे टेस्ट मॉड्यूल्स के थ्रू इंटरैक्ट हो रहा है। जैसे कि एटीएम, एक एग्जांपल लेते हैं, पिन वेरिफिकेशन एक अलग मॉड्यूल है, विड्रॉल एक अलग मॉड्यूल है। तो आप चेक कर रहे हो आपस में टुगेदर, मतलब पिन डाल के विड्रॉल हो रहा है क्या। ठीक है, ये आपस में जो चेक करते हैं मॉड्यूल्स को, उनको इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोला जाता है। आफ्टर दैट सिस्टम टेस्टिंग, मतलब एंटायर सॉफ्टवेयर आप टेस्ट कर रहे हो, जैसे कि पूरा का पूरा एटीएम सिस्टम आप टेस्ट कर रहे हो, पहले लॉग इन करके, फिर विड्रॉ करके, फिर बैलेंस इंक्वायरी करके, फिर प्रिंटिंग रिसिप्ट से लेके सब कुछ। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब परफॉर्म्ड बाय कस्टमर। जैसे कि बैंक वेरीफाई कर रहा है एटीएम सॉफ्टवेयर को बिफोर डिप्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक में आने से पहले की टेस्टिंग। जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप एक कार बना रहे हो, तो यूनिट टेस्टिंग क्या हो जाएगा, सारे इंजन की टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या हो जाएगा कि कनेक्ट करो इंजन को विद ट्रांसमिशन। सिस्टम टेस्टिंग क्या हो जाएगा, कंप्लीट कार की टेस्टिंग आप कर रहे हो। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या आ जाएगा कि कस्टमर ड्राइव कर पा रहा है एंड क्या अप्रूव दे रहा है कार का, कि क्या ये सही है कि नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स ऑफ टेस्टिंग है, तो आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है।
ओके एंड ये जो स्क्रीन पे है इट्स अ शॉर्ट समरी जिससे आप रिमेंबर रख सको पॉइंट्स, बट अगर आपको डिटेल में लिखना है तो जो मैं बोल रही हूँ वही आपको डिटेल में अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। गेटिंग एवरीवन? ओके नाउ फिफ्थ इस पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन पे हमको डिफरेंशिएट करना है कि ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लैक बॉक्स का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल कोड विजिबल नहीं होता है ब्लैक बॉक्स में, वाइट बॉक्स में इंटरनल कोड विजिबल होता है। ठीक है, अब ब्लैक बॉक्स में टेस्ट फंक्शनैलिटीज होती है, वाइट बॉक्स में टेस्ट लॉजिक होते हैं, ब्लैक बॉक्स में टेस्टर्स के थ्रू सारा कुछ होता है एंड वाइट बॉक्स में डेवलपर्स सारी टेस्टिंग करते हैं। ब्लैक बॉक्स में जो फोकस रहता है वो इनपुट आउटपुट पे होता है, वाइट बॉक्स में फोकस होता है प्रोग्राम फ्लो पे। ठीक है, एंड ब्लैक बॉक्स में कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है, वाइट बॉक्स में प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत है। अब ब्लैक बॉक्स का अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो एक लॉगिन पेज जहां पे इनपुट रहेंगे यूजर्स एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड, चेक जो रहेगा कि लॉगिन करेक्ट है या लॉगिन रॉन्ग है। अब ये क्या करेगा, टेस्टर को कोड नहीं पता है, बट वही व्हाइट बॉक्स का अगर आप एग्जांपल ले लो तो डेवलपर चेक कर सकता है ये लैंग्वेज यूज करके। देखो व्हाइट बॉक्स में हम डायरेक्ट कोड लिख के चेक कर सकते हैं, इफ पासवर्ड, ठीक है, इफ पासवर्ड इक्वल्स सेव्ड पासवर्ड, ये कोड डाल के डायरेक्टली आप व्हाइट बॉक्स में चेकिंग कर सकते हो। ठीक है, बट ब्लैक बॉक्स में टेस्टर को ये सब कोड्स नहीं पता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम ब्लैक बॉक्स का ले तो एक टीवी रिमोट यूज करना, यू कैन ओनली चेक वेदर चैनल चेंजेस, है ना, यही आप टेस्टिंग कर सकते हो ब्लैक बॉक्स में। बट व्हाइट बॉक्स में आप अगर रिमोट नहीं चल रहा तो उसको ओपन करके उसके इंटरनल सर्किट्स को देख के चेकिंग करना, ये है व्हाइट बॉक्स। एंड ऊपर ऊपर चेक करना एक प्रोडक्ट को, वो आ जाता है ब्लैक बॉक्स। वेरी सिंपल एवरीवन। नाउ नेक्स्ट इस पे चलते हैं जो कि है 16th, जो कि है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, जिसको BVA भी बोला जाता है। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एक टेस्टिंग टेक्निक है जो कि वैल्यूज को बाउंड्रीज पे टेस्ट करती है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा एरर होने के चांसेस है वहां टेस्ट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारी रेंज है एज की वो है 18 to 16। इसका मतलब क्या है कि टेस्ट वैल्यू क्या रहेगी, 17, 18, 19, 59, 60, 61। तो अभी हमारी जो अलाउड एज है वो है 18 to 60, तो 17 इनवैलिड रहेगी, 18 वैलिड, 19 वैलिड, 59 वैलिड, 60 वैलिड, 61 इनवैलिड। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बाउंड्रीज है, ठीक है, बाउंड्रीज है वो लोअर कितनी जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा 18 तक, ठीक है, एंड अपर कितनी जा सकती है, अपर 60 तक। बट आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम BVA, इसको BVA भी बोला जाता है, क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि सॉफ्टवेयर एरर निकाल सके मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पे। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, लिफ्ट है, ठीक है, अभी मॉल्स में लिफ्ट है, मेट्रो में लिफ्ट है, हर जगह लिफ्ट है। वहां पे अगर आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे क्वांटिटी लिखी रहती है कि इतने ही लोग लिफ्ट में अलाउड है। जैसे कि मान लेते हैं 10 लोग लिफ्ट में अलाउड है, तो सबसे पहले हम टेस्ट कैसे करेंगे, 9 लोगों को लिफ्ट में डाल के देखो कि चलती है कि नहीं चलती, ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों को, ठीक है। बट जब हम 11th पर्सन डालेंगे तो वो अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारी बाउंड्री वैल्यू ही 10 है। गेटिंग एवरीवन? तो इसको बोला जाता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। क्लियर एवरीवन? आप सब लोगों को ऐसे ही लिखना है। अब 17th पे आते हैं जो कि है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जिसको SCM भी बोला जाता है। तो ये डेफिनेशन वाइज कैसे है, SCM एक ऐसी प्रोसेस है मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग चेंजेस की सॉफ्टवेयर में ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। और ये क्या इंश्योर कराता है कि करेक्ट वर्जन है,
कंट्रोल चेंजेस है, टीम कोऑर्डिनेशन है, और इनकी मेन एक्टिविटीज क्या है? सबसे पहले जो मेन एक्टिविटीज है वो है कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है? आइडेंटिफाई करना सॉफ्टवेयर आइटम्स को। जैसे कि एग्जांपल ले लो, सोर्स कोड क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, टेस्ट केसेस क्या है, ठीक है। सेकंड जो है वो है वर्जन कंट्रोल, मतलब मतलब मैनेज करना डिफरेंट या मल्टीपल वर्जन्स को, जैसे कि वर्जन 1.0 हो सकता है, वर्जन 1.1 हो सकता है, वर्जन 2.0 हो सकता है। इसके लिए हम गिट यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा है चेंज कंट्रोल। व्हाट इज चेंज कंट्रोल? चेंज कंट्रोल में हम अप्रूव करते हैं किसी भी चेंजेस को या मैनेज करते हैं। जैसे कि कस्टमर ने रिक्वेस्ट की एक न्यू फीचर की, तो टीम उसको रिव्यू करेगा इम्प्लीमेंटेशन के पहले, ठीक है। एंड फोर्थ पे आते हैं स्टेटस अकाउंटिंग। स्टेटस अकाउंटिंग क्या है? तो यहाँ पे हम स्टेटस को देखते हैं, जैसे कि हम ट्रैक रखते हैं चेंजेस एंड वर्जन पे, जैसे कि कौन सा जो बग है वो हमने वर्जन 2.0 में फिक्स किया, इन सब की हम टेस्टिंग कर सकते हैं। फिफ्थ है कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट। इसमें क्या है? हम करेक्टनेस को वेरीफाई करते हैं कि हमने जो चेंजेस किए हैं वो अच्छे हैं कि नहीं है। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल आप ले सकते हो गूगल डॉक्स का, ठीक है। एवरी एडिट एक वर्जन क्रिएट करता है। अगर आप उसकी व्यू हिस्ट्री भी देखोगे तो आपको वो सारे एडिट वर्जन्स दिखेंगे। एंड अगर आपको ऐसे लगता है कि ये न्यू वाला अच्छा नहीं है, तो आप ओल्ड वाला भी रिस्टोर कर सकते हो। तो यही एक्शन को SCM बोला जाता है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। गेटिंग एवरीवन? आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट इस पे चलते हैं, विच इज 18th क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट मैट्रिक्स एंड प्रोसेस मैट्रिक्स। सो प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या होता है? ये प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करता है, जैसे कि कितने बग्स है, कितने साइज का सॉफ्टवेयर है, रिलायबिलिटी क्या है, ठीक है। अब प्रोसेस मैट्रिक्स क्या चेक करता है? परफॉर्मेंस, क्या डेवलपमेंट टाइम लगा, क्या कॉस्ट लगी, क्या प्रोडक्टिविटी लगी। सीधा कंपैरिजन अगर मैं बताऊं तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स मेजर करता है सॉफ्टवेयर को एंड प्रोसेस मैट्रिक्स मेजर करता है प्रोसेस को। वेरी इजी। प्रोडक्ट मैट्रिक्स फोकस करता है क्वालिटी में, बट प्रोसेस मैट्रिक्स फोकस करता है इफिशियंसी पे, ठीक है। एंड जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है वो यूज होता है डेवलपमेंट के बाद, एंड प्रोसेस मैट्रिक्स यूज होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट्स, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स में डिफेक्ट काउंट हम यूज कर सकते हैं, एंड प्रोसेस मैट्रिक्स में कितना टाइम टेकन है वो यूज कर सकते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, जो कि है, आप समझ लो एक केक बना रहे हो, तो उसमें प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्या रहेगा, प्रोसेस मैट्रिक क्या रहेगा। तो प्रोडक्ट मैट्रिक क्या रहेगा? टेस्ट, ठीक है। टेस्ट कैसा है केक का, वेट कितना है केक का, केक दिखता कैसे है, ये सारा हो गया प्रोडक्ट मैट्रिक्स। प्रोसेस मैट्रिक्स में कितना टाइम लगा केक को बनाने में, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे, कितनी इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट लगी, वो सारी हो जाएगी प्रोसेस मैट्रिक्स। गेटिंग एवरीवन? तो सारी चीजें ऑलरेडी समराइज्ड है, आप सब लोग देख सकते हो इन अ वेरी इजी वे। अब 9th है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस एंड टाइप्स। तो सबसे पहला है डेफिनेशन लिखते हैं फिजिबिलिटी की क्या है। ओके, सो यहाँ पे स्पेस है, लेट मी राइट फिजिबिलिटी okay, feasibility analysis checks whether a project can be successfully completed, क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। इट इज डन बिफोर डेवलपमेंट स्टार्ट्स। तो सबसे पहला है टेक्निकल फिजिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या है? ये चेक करता है कि वेदर रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, हमको जो टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंट करना है क्या वो अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल AI इम्प्लीमेंट हो सकता है
अवेलेबल टूल्स के साथ में, ये आ जाता है टेक्निकल फिजिबिलिटी में। सेकंड है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, मतलब कॉस्ट। हम चेक करते हैं कि बेनिफिट्स वर्सेस कॉस्ट, मतलब कॉस्ट है अगर 5 लाख तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा 20 लाख का होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि प्रोजेक्ट फिजिबल है। मतलब 5 लाख में बना रहे हैं तो इंटू 4 प्रॉफिट होना चाहिए, 20 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, तो प्रोजेक्ट हमारा अच्छा है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। तीसरा आ जाता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, मतलब चेक करना कि क्या यूजर्स यूज कर सकते हैं सिस्टम को, विल एम्प्लॉय एक्सेप्ट द न्यू सॉफ्टवेयर, तो ये है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में। अब फोर्थ है लीगल फिजिबिलिटी, मतलब चेक करना लीगल कंप्लायंसेस, मतलब डेटा प्राइवेसी लॉज को चेक करना। ओके, फिफ्थ है शेड्यूल फिजिबिलिटी, इन द सेंस कि चेक करना कि क्या प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट हो रहा है, मतलब हमको 6 मंथ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बट एस्टिमेटेड हम 12 मंथ्स में कर रहे हैं, तो क्या ये फिजिबल है? मतलब रिक्वायर्ड है 6 मंथ्स, हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है 12 मंथ्स में, क्या हम फिजिबल है? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, तो ये है शेड्यूल फिजिबिलिटी में। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप कोई रेस्टोरेंट को ओपन कर रहे हो, तो टेक्निकल में आप क्या चेक करोगे कि क्या आपको इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप एक कॉफी शॉप ओपन कर रहे हो, तो कॉफी शॉप में आपको मिक्सर चाहिए रहेगा, बहुत सारी चीजें चाहिए रहेगी, तो वो सारी टेक्निकल में आ जाएगी। इकोनॉमिक में कि क्या आपकी शॉप का बजट होगा, वो इकोनॉमिक में आ जाएगा। ऑपरेशनल मतलब कितनी स्टाफ की आपको जरूरत रहेगी। लीगल मतलब क्या आपके पास लाइसेंस है ओपन करने का। शेड्यूल मतलब क्या इसको फेस्टिवल के पहले ओपन किया जा सकता है, तो ये है शेड्यूल फिजिबिलिटी। ठीक है, आप इनको भी अपने आंसर्स में बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट करके लिख सकते हो। आई गिव रियली गुड आइडियाज कि जिससे जो आपका पेपर वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, दे विल गेट इम्प्रेस्ड कि कितने यूनिक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है जो कि आपने लाए, एंड यू आर राइटिंग दैट इन योर आंसर्स। ठीक है, सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीपीटी में बहुत हैवी पैराग्राफ्स में आपको चीज़ें मिलेगी, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि वो किसी को भी पढ़ना पसंद नहीं है। इट्स बेटर कि आप वीडियो देखो, समझो, अपने पॉइंट्स में लिखो। ठीक है, एंड मैं आपकी लैंग्वेज में बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी डेफिनेशन ला ली, टेक्निकल, इकोनॉमिक, इसकी उसकी, वो सारी तो अवेलेबल है। तो आपको वीडियो से क्या न्यू मिल रहा है? इट इज जस्ट कि एक पर्सपेक्टिव, एक वे ऑफ थिंकिंग एंड एक गुड एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो जो आपको कहीं और अवेलेबल नहीं है वो ये वीडियो में है। ओके, बड़ी बड़ी डेफिनेशंस तो आपको गूगल करके भी मिल जाएगी। इसीलिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट एंड स्वीट वे में आई एम टेलिंग यू ऑल, ताकि आप समझो एंड अपने वे से इसको लिखो। ओके, नेक्स्ट इस पे चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि डिफरेंशिएट करो स्टैटिक कोड एनालिसिस को एंड डायनामिक कोड एनालिसिस को। तो स्टैटिक की अगर बात करें तो कोड एनालिसिस होता है एग्जीक्यूशन से पहले, जैसे कि पर्पस होता है इसमें फाइंड करो कि क्या सिंटेक्स एरर है, कोडिंग स्टैंडर्ड्स वॉलेट हो रहे हैं क्या, ठीक है, सिक्योरिटी इशू है क्या, इसमें हम टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ओके वेट एवरीवन, ओके, सो टूल्स फॉर स्टैटिक एनालिसिस के टूल्स लिख देते हैं। सबसे पहला है सोनर क्यूब, सेकंड इज PMD, थर्ड इज चेक स्टाइल। गेटिंग? अब डायनेमिक में क्या है? कोड इज एनालाइज्ड व्हाइल एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट करते करते कोड को एनालाइज करना। अब इसका पर्पस क्या है? रन टाइम एरर्स को फाइंड करना, मेमोरी लीक को फाइंड करना, परफॉर्मेंस इशू को देखना। एंड इसमें कौन से टूल्स यूज होते हैं? लेट्स सी एवरीवन। सो डायनेमिक के टूल्स अलग है, लेट्स डिस्कस देम। सबसे पहले है जे प्रोफाइलर, यहाँ पे टूल्स। सो इनको थोड़ा सा लेट्स शिफ्ट लिटिल बिट
and let's erase this like this, or let's write this way. Okay, now we have space. तो सबसे पहला है J profiler and second is Valgrind. कंपैरिजन टेबल अगर देखें तो स्टैटिक एनालिसिस में कोई एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है, डायनेमिक एनालिसिस में एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है। स्टैटिक एनालिसिस में ये डिटेक्ट करता है कोडिंग इश्यूज को, डायनेमिक एनालिसिस में डिटेक्ट हम करते हैं रन टाइम इश्यूज को। जो स्टैटिक एनालिसिस है वो बहुत फास्ट होता है, डायनेमिक बहुत स्लो होता है, एंड जो स्टैटिक एनालिसिस है वो टेस्टिंग के पहले होता है, डायनेमिक्स टेस्टिंग के बाद में होता है। ठीक है, रियल लाइफ अगर हम देखें स्टैटिक एनालिसिस का, तो टीचर चेक कर रही है ग्रामर को ऐसे में बिफोर रीडिंग इट लाउड। ठीक है, टीचर चेक्स ग्रामर इन एन ऐसे बिफोर रीडिंग इट लाउड, ये स्टैटिक एनालिसिस का है। एंड डायनेमिक एनालिसिस में टीचर लिसन्स टू स्टूडेंट रीडिंग दी ऐसे एंड आइडेंटिफाइज प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। ठीक है, सबसे बड़ा नाइटमेयर कि आप खड़े हो क्लास में एंड आप रीड कर रहे हो, एंड जब आप रीड कर रहे हो तो टीचर देख रही है कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आप क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो ऐसे पढ़ने में। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा टास्क है, रादर देन कि टीचर अकेले में आपका ऐसे चेक करके आपको पेन पेपर पे लिख के दे रही है कि यहाँ पे ये गलती है, वहाँ पे ये गलती है। ठीक है, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज एज अ स्टूडेंट वी विल चूज स्टैटिक एनालिसिस, जो कि एकदम ही पूरे क्लास के सामने लाउड नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, सो दीज वर ऑल द टॉपिक्स एवरीवन। आई होप कि आप सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा। ये वन शॉट वीडियो बहुत यूनिक था, क्योंकि यहाँ पे एज यूजुअल बहुत बड़े बड़े लाइक थेरोटिकल थिंग्स नहीं थे, शॉर्ट एंड स्वीट वे में पूरे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आप पेपर में लिख सको, कोई भी टॉपिक आए एंड बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल में आप एक्सप्लेन कर सको, यही मोटो था। ठीक है, आई रियली होप यू ऑल लाइक्ड इट, एंड ये 11 to 12 क्वेश्चंस आर कवर्ड इन पार्ट 2। पार्ट 1 भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट छोटा सा उसमें ये है कि स्टार्टिंग में इट्स ऑल थ्योरी, बट लास्ट में बहुत अच्छे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।